हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी का सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो 30/9/2001 को पूछा गया था। मतलब 30 तारीख 9वां महीना 2001 में मैथ सेक्शन का जो एग्जाम हुआ था, तो हम मैथ का सॉल्यूशन आज कर रहे हैं। ये मेरा वीडियो नंबर 4 होगा। 1 और 2 सेट अपलोड हो चुका है, सेट 3 अभी नहीं किए हैं, तो सेट 4 आ रहा है। आज से डेली सेट और डेली सॉल्यूशन हम देंगे। मतलब टेलीग्राम चैनल पर 0 to Hero ग्रुप में आप पहले उसका सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद तुरंत उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखते हैं, इसमें टोटल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 81 तक है। मतलब टोटल 21 क्वेश्चन है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। √900 है, फिर इस प्रकार है, इस प्रकार है, इसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 900 का वर्गमूल कितना होगा? 900 का वर्गमूल 30 होगा। अब देखिए 0.09 का वर्गमूल कितना होगा? आपको दिया है 0.09, तो इसे हम लिख सकते हैं समझने के लिए 09/100। अब 9 का वर्गमूल 3 होगा, 100 का वर्गमूल 10 होगा, मतलब 0.3। इसे आप मौखिक भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बताना है तो लिखकर बताएंगे। 30 दशमलव, यहाँ पर दशमलव कहाँ है, तो दशमलव यहाँ पर रहता है। 0 0 आप कितना भी दे सकते हैं आगे। दूसरा कितना था जोड़ना का हमें? 0.09 का वर्गमूल कितना हुआ? 0.3, तो 0.3 इस प्रकार हमने लिख दिया। उसके बाद ये लिखा है 0.00009 इस प्रकार। मतलब कितना डिजिट है? 2 2 4 2 6। मतलब 9 का वर्गमूल तो 3 हो जाएगा, और 6 0, मतलब दशमलव के बाद 6 अंक है, तो उसके बदले नीचे 1 पर 6 0 होगा। मतलब ऐसे √9 बटा कितना होगा, इसको देखिए लिख रहे हैं 9 बटा कितना होगा, नीचे में 1 पर 6 0, मतलब 10 के पावर 6 से लिख सकते हैं हम। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। लेकिन 10 के पावर 6 का वर्गमूल कितना होगा? मतलब 0 0 कितना बार है? 6 बार, तो 3 0 बाहर निकलेगा, मतलब 10 के पावर 3 बाहर निकलेगा, यानी कि 3 बटा 1000 इसे हम बोल सकते हैं, यानी कि 0.003। इसे आप मौखिक भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बताना है तो लिख रहे हैं कितना हुआ? 0.003। अब इसे ऐड कर दीजिए, तो 3 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, ये 0 ये 3। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है? देखिए 30.303, 30.303 ऑप्शन नंबर कितना हो गया? डी। उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। सभी गुना में है, तो पहले अंक को गुना कीजिए। 2 3 6 चौक 24, 24 बचे 20 से 120 हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद टोटल कितना अंक है? एक अंक। यहाँ पर कितना है? 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, तो 3 3 6 3 9 एक 10 अंक हो गया। मतलब 10 अंक के बाद आपको दशमलव देना है। ध्यान से देखिए 3 3 6 3 9 एक 10 अंक बाद दशमलव देना है। तो 1 2 3 हो गया, फिर 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ दशमलव देना है। ये आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर। अब दशमलव के बाद कोई अंक रहता है, जैसे दशमलव के बाद 1 लिखा हमने, या दशमलव के बाद 1 0 लिखा, या दशमलव के बाद 1 000, कितना भी 0 लिख सकते हैं, सभी सेम लिखा गया है। मतलब दशमलव के बाद कोई अंक है और उसके बाद 0 है, तो उसका वैल्यू नहीं होता है, मतलब ये वाला एक्यूरेट सही ज्यादा है। तो इसे हम लिख सकते हैं 0. मतलब 70 होगा, 2 2 4 2 6 1 7 0 होगा। उसके बाद क्या करना होगा? 2 0 2 4 और 2 6 1 7 0 और 1 2। ये आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं, आपको दिया गया है। अब देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 ध्यान से देखिए, दिया गया है यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 4/5 हो जाता है। यदि उसके अंश एवं हर प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो भिन्न क्या है? ऐसे प्रश्न को बाई ऑप्शन बनाना ज्यादा बेहतर है। मतलब ऐसे प्रश्न को आपको बाई ऑप्शन ही बनाना है, लेकिन आपको बेसिक भी बता देंगे। हम इस वीडियो में जितना कम से कम समय लेने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन दिया गया है आपको, देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है कितना? 2/3। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपको 7/9। तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपको 8/9 और चौथा ऑप्शन दिया गया है आपको 4/3। तो देखिए बाई ऑप्शन टेस्ट करना है। आपको प्रश्न दिया गया है इस प्रकार से, यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में 1 जोड़ देते हैं तो 4/5 हो जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन टेस्ट करते हैं। 2/3 है, दोनों अंश और हर दोनों में 1 जोड़िए, तो कितना हो जाएगा? 2 1 3 और नीचे 3 1 4, 3/4 में हो गया। लेकिन होना चाहिए कितना?
4/5, तो 4/5 के बराबर ये नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन टेस्ट करते हैं, मतलब बी नंबर। तो 7/9 लिखा है, अंश में 1 जोड़ेंगे और हर में भी 1 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 और 1 8 बटा 7 और 1 8 बटा 9 और 1 10, 8/10। तो इसे काट सकते हैं, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, मतलब कितना हो गया 4/5। तो वास्तविक में आपको प्रश्न में ही बोल रहा था कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ते हैं तो वह 4/5 हो जाती है। 4/5 हो रहा है, पहला शर्त पास किया। अब सेकेंड कंडीशन देखिए क्या बोल रहा है, यदि उसके अंश एवं हर प्रत्येक में से 5 घटा देते हैं तो भिन्न 1/2 हो जाती है। अब घटावेंगे, 7/9 लिखा है ना, प्रत्येक में अंश में भी 1 घटावेंगे और हर में भी 1 घटाएंगे। तो देखिए 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 9 में से 1 घटावेंगे तो 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3/4। आपसे प्रश्न में ही बोल ही रहा है कितना हो जाएगा, ये 7 में से 1 जाएगा 6 और 9 में से 1 जाएगा तो 8। बोल रहा है प्रत्येक में से 1 नहीं 5 घटा दिया जाए। आपके प्रश्न में बोल रहा है अंश एवं हर में से 5 घटा दिया जाए, 1 नहीं। तो 5 घटाइए, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 होगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 4। तो 2/4 मतलब 1/2 हो गया। जबकि आपके प्रश्न में बोल ही रहा है 1/2, तो 1/2 हो रहा है ना, तो सही है, मतलब दूसरा कंडीशन भी। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सेकेंड। अब थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं, आपको आंसर आ ही गया। तो इसका बेसिक भी देख लीजिए, बेसिक कैसे होता है, जो भी बेसिक आना चाहिए। मान लीजिए कि भिन्न कितना होता है, भिन्न आपको समझना ही है। भिन्न कितना समझना है, x/y है जो भिन्न है। अंश और हर दोनों में कितना जोड़ देते हैं 1, मतलब अंश में भी 1 जोड़ेंगे और हर में भी 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, भिन्न हो जाता है 4/5। आपके प्रश्न में दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ते हैं तो वह 4/5 हो जाती है। तो यहाँ से x और y में एक समीकरण आएगा। उसके बाद फिर कंडीशन लिखा है, यदि उसी भिन्न के अंश और हर में से प्रत्येक में से 5 घटा लिया जाए, मतलब अंश में से भी 5 घटाएंगे और हर में से भी 5 घटाएंगे तो वह भिन्न कितना हो जाता है 1/2। तो यहाँ से दूसरा समीकरण आएगा, यहाँ से पहला समीकरण, यहाँ से दूसरा समीकरण, और दोनों को आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि जो 10वीं में पढ़े थे हल कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। मतलब ax + by + या बराबर c के रूप में 2 समीकरण आएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2, इसे हल करना जानते हैं। तो ऐसे प्रश्न को ज्यादा कोशिश कीजिएगा बाई ऑप्शन ही बनाने का। अब देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। 12 पुरुष या 18 महिलाएं किसी खेत की फसल को 14 दिनों में काट सकती है। 12 पुरुष या 18 महिलाएं, तो पहले इसे हम रेशियो में ले लाते हैं। 12 पुरुष, N फॉर पुरुष मतलब मैन, और 18 महिला दिया है, W फॉर वुमेन मतलब महिला। तो इसे रेशियो निकाल लीजिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, मतलब M/W का रेशियो कितना चलेगा 3:2। ये आप निकालेंगे। उसके बाद देखिए बोल रहा है क्या कि 12 पुरुष या 18 महिला किसी खेत को 14 दिन में काट सकती है। मतलब इसे हम लिख सकते हैं 12 पुरुष मतलब 12M कितना दिन में काट सकता है 14 दिन में। तो आपसे पूछ रहा है 8 पुरुष और 16 महिला से कितना दिन में काटेगा। 8 पुरुष और 16 महिला मतलब 16W कितना दिन में काटेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो M और W का मान यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36, मतलब यहाँ M की जगह कितना रखेंगे 3 लिख देते हैं हम। उसके बाद यहाँ M की जगह 3 रखेंगे तो 8 गुना 3 हो जाएगा, और 16 गुना W की जगह 2 रखेंगे तो 16 गुना 2। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा 24 + 32 इंटू D। अब एक लाइन में बनाते हैं, देखिए कितना है 12 गुना 3 गुना 14, ये कितना हो जाएगा 24 और 32 को जोड़िए तो हो जाएगा 56 गुना D, 14 चौक 56। इस प्रकार से 4 तिया 12 तो 3 तिया 9, मतलब 9 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कितना 9 दिन। ऑप्शन नंबर ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका है 9 दिन बी। सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 29 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। 2 रेलगाड़ी है, मान लीजिए पहला रेलगाड़ी है मतलब ट्रेन T1 पहला ट्रेन है जिसका चाल दिया है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा ट्रेन उसी दिशा में है मतलब सेम डायरेक्शन में T2 इसका नाम दिया हमने, इसका चाल है 29 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जब दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है सापेक्षिक चाल क्या होगा, दोनों का सापेक्षिक चाल आपको पता होना चाहिए कि सेम डायरेक्शन में सापेक्षिक चाल घटता है। तो सापेक्षिक चाल यहां से निकाल रहे हैं तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा 56 - 29, 56 में से 29 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 27,
ये कितना हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछ रहा है प्रश्न में, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बोल रहा है। तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी है मतलब T1, इसका आपको लंबाई बोल रहा है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई मतलब क्या होता है? दूरी भी आप बोल सकते हैं। तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? सीधे चाल गुना समय, आपको पता होना चाहिए। तो चाल सापेक्षिक चाल, दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है तो सापेक्षिक चाल हुई। सापेक्षिक चाल कितना हो गया? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ऑप्शन दे रहा है मीटर में, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितना से गुना करना होगा? 5/18 से। समय कितना सेकंड में पार कर रहा है? आपके प्रश्न में दिया है 16 सेकंड में, तो 16 से गुना कर देंगे। इसे हल कीजिए, देखिए 9 × 27, 9 दूनी 18 और ये 2 × 16, मतलब 3 × 5 × 8, तो 3 × 5 = 15 20 से, मतलब कितना? 120 मीटर। 120 मीटर तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है 120 मीटर। ऑप्शन नंबर कितना है? सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 के बाद क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66। कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए? देखिए टोटल 100% स्टूडेंट होता है, उसमें से 60% पास हो गया, उत्तीर्ण मतलब पास हो गया, तो फेल कितना हुआ? 40%। आपको पता होना चाहिए। अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा? आपको ये सबसे पहले आना चाहिए। टोटल 100% होता है ना, तो 100% में से 60% हो गया है उत्तीर्ण, तो 40% क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण। इतना आपको पहले समझना चाहिए। और जबकि प्रश्न में दिया है कि 400 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी कि 40% का वैल्यू कितना दिया है? 400। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 400/40। इसे हम बोल सकते हैं 1% का वैल्यू 10 हुआ। तो टोटल मतलब जितना विद्यार्थी कुल परीक्षा दिया, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 100%। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 × 100, यानी कि इसे बोल सकते हैं 1000 विद्यार्थी टोटल था जिसने एग्जाम दिया। इसे आप शॉर्ट में इस प्रकार से भी बना सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर आपके प्रश्न में दिया है कितना विद्यार्थी फेल हो जाता है, मतलब अनुत्तीर्ण होता है 400, और परसेंटेज या रेशियो वाले को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, मतलब हर में लिखते हैं, तो प्रतिशत में कितना फेल हो रहा है? 40। टोटल निकालना है तो टोटल 100% होता है, मतलब 100 से गुना करेंगे। तो इस प्रकार से 40 × 400, 10 × 100, मतलब 1000 स्टूडेंट एग्जाम दिया टोटल। ये आपका ऑप्शन नंबर साइड हो जाएगा डी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आप जानते होंगे परसेंटेज का या क्रेमुल और वेरिएबल दोनों का मिक्सिंग क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, मतलब यदि पुस्तक विक्रेता उस पुस्तक को 100 रुपये में खरीदा होगा तो 20% नहीं 10% लाभ पर बेचता है। तो 10% लाभ पर ये बेच रहा है कितना? 10% लाभ पर, मतलब प्लस 10%। लाभ को प्लस से दिखाते हैं, हानि को माइनस से। तो कोई पुस्तक विक्रेता 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा होगा तो 10% लाभ पर बेचेगा, मतलब 110 रुपये में बेच रहा है। इतना अंडरस्टूड रहना चाहिए सभी को। उसके बाद देखिए यदि वह उसे 4% कम में खरीदता, मतलब ऐसे 100 रुपये में खरीद रहा है, 100% में 4% कम में खरीदता, मतलब 96%, या रुपया बोले तो 100 रुपये में खरीद रहा है, लेकिन बोल रहा है कि 4% कम में। यहाँ बोल रहा है आपके प्रश्न में कि 4% कम में खरीदता, मतलब कितना? 96 में खरीदता। 96 में खरीदता तो उसे कितना? 18.3/4% का लाभ होता है। ये आपको समझने वाली पॉइंट है। 18.3/4% का लाभ, लाभ मतलब प्लस से दिखा देंगे। तो इसे समझने के लिए इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा जो आपको आना चाहिए, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कितना होगा? 3/16। आप डायरेक्ट कैसे लिखें ये भी आपको आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? 6.1/4% का मान कितना होता है? 1/16। तो देखिए 6 यहाँ पर 1/4, यहाँ पर 3 लिखा है, मतलब इसमें 3 से गुना किया है, तब हो गया 6 × 18.3/4। तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे तो 3/16 हो गया ना। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 18 × 4 = 72, 75/4, और परसेंट हटाएंगे तो 1/100, तो 25 × 75, 25 × 4 = 100, तो 3 × 1 3/16 हो गया। मतलब 18.3/4% का लाभ हुआ, यानी कि 3/16 का लाभ हुआ। तो बेचेगा कितना में? 19/16 में।
ये आपको पता होना चाहिए, हमने प्रॉफिट एंड लॉस का स्टार्टिंग वीडियो में ही ये सब बताया है। 3-4 वीडियो बेसिक वाला अपलोड किए हैं। तो 3/16 मतलब लाभ है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 16 में 3 जोड़ेंगे मतलब 19/16 में वो सेल करेगा। तो देखिए आपको निकालना है कितना, 18.3/4% लाभ पर, तो कितना हो जाएगा 96 गुना 19/16। ये हम डायरेक्ट लिख सकते थे, आपको समझाना था इसलिए इतना बताएं। तो देखिए 16 छक 96, 19 छक 14 से, 19 छक कितना हो जाएगा 14 से, तो 110 रुपया में पहले बेच रहा था। अब जब 4% कम में खरीदता है और 18.3/4% का लाभ होता है, तो वह कितना बेच रहा है 114 में, मतलब 110 में शुरू में बेच रहा था, फिर बाद में बेच रहा है 114 में, मतलब डिफरेंस विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना का है 4 यूनिट का, जिसे बोल सकते हैं। तो देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि एवं 60 पैसा अधिक पर बेचता है, प्रश्न दिया है 60 पैसा अधिक पर बेचता है, अधिक या कम का मतलब होता है अंतर, और लिखा है अधिक में बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य का अंतर दिया है 60 पैसा, और यहाँ विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 4, मतलब 4 यूनिट का वैल्यू कितना है 60 पैसा, 4 यूनिट का वैल्यू है 60 पैसा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 60/4, जिसे बोल सकते हैं 15 पैसा। लेकिन आपके प्रश्न में पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना माने थे शुरू में 100, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 गुना 100, यानी कि 1500 पैसा, 1500 पैसा को बोल सकते हैं 15 रुपया, तो 15 रुपया ये आपका ऑप्शन नंबर शायद डी है, देख सकते हैं आपका फाइनल आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, जो तो यहाँ पर तो लिखा गया है क्वेश्चन जो गलत है, लेकिन हम इसे सही करके बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन जो आपके इस एग्जाम में पूछा गया था नाव एवं धारा से संबंधित, वो प्रश्न गलत था। कैसे गलत था आपको हम क्वेश्चन पढ़कर बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक नाव 10 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह से 30 किलोमीटर एवं अनुकूल प्रवाह से 44 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक बात तो ये क्लियर कर दिया। आप जानते हैं धारा के प्रतिकूल कितना होता है, यदि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल क्या होगा x - y किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अनुकूल दिशा में x + y किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक समीकरण तो दिया है 10 घंटा में कितना दिया है आपको, दिया है 10 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 30 किलोमीटर, प्रतिकूल प्रवाह में मतलब धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाता है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, मतलब 30 किलोमीटर जाता है धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल चाल क्या होता है x - y, और भी दिया है क्या कि 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल प्रवाह में, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, तो ये समय लिखे हैं 10 घंटे, इधर समय लिखे हैं 10 घंटा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4, मतलब 44 किलोमीटर कितना समय बराबर दूरी बटा 4, तो धारा के पर अनुकूल दिशा में 4 क्या हो जाएगा x + y, ये एक इक्वेशन तो आपको दिया है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा गया है कि वही नाव प्रतिकूल प्रवाह में 55 किलोमीटर तय करने में 13 घंटा का समय लेती है। अगला इक्वेशन दिया है 13 घंटा का समय लेता है, वह नाव है जो 13 घंटा का समय लेती है 55 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में, मतलब यहाँ पर 55/x - y तो लिखेंगे, और प्लस एक पॉइंट छोड़ दिया है कि धारा के अनुकूल दिशा में कितना जाती है, कि वह 13 घंटा का समय लेता है। तब आपसे प्रश्न पूछ रहा है 7 जल में नाव की चाल बताइए, और आपको ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन दिया गया है कितना, पहला ऑप्शन दिया गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला ऑप्शन है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, यहाँ आपको ये भी दिखा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 68 घेर कर हमने रखा है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी 10th क्लास का था, तो हम 10th का बुक से इसे हम पूरा कर देते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन है इसलिए आपको पूरा आना चाहिए। जो क्वेश्चन गलत है तो सॉल्यूशन का मतलब होता है उसे पूरा करना। तो देखिए हम इसे पूरा कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68 का। यही प्रश्न आप देख सकते हैं 10th क्लास का बुक, केसी सिन्हा राइटर है, स्टूडेंट फ्रेंड्स पहले प्रकाशक है इसका। क्या एनसीईआरटी लिखा गया है, देखिए एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाता है 10 घंटा में, ये तो ठीक लिखा है। 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तो 30/x - y, 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल तो 44/x + y 10 घंटा में, ठीक लिखे हैं।
उसके बाद सेकेंड लाइन लिखा है यही नाव 13 घंटा में, तो 13 घंटा में ठीक लिखा गया है। धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल यहाँ दिया है कितना 40 किलोमीटर, यही लाइन लिखा है। प्रतिकूल लिखा है कितना 40 किलोमीटर, ये ध्यान देने वाली बात है कि प्रतिकूल लिखा है 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाता है। धारा के अनुकूल कितना जाता है 55 किलोमीटर, तो 55 बटा x प्लस वाई। अब दो इक्वेशन आपको पूरा हो गया। ये वाला जो मिस पॉइंट था आपके सेट वाले में, तो उस कारण से क्वेश्चन को गलत में रखा गया था। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसे आप बना सकते हैं प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से, लेकिन ऐसे अगर जो इसे बनाने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसे बनाने का सबसे शॉर्ट अप्रोच क्या है, आपको आना चाहिए बाई ऑप्शन। इसे भी क्या बनाइएगा, बाई ऑप्शन यूज करना है। तो बाई ऑप्शन भी कैसे यूज करेंगे, जो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रश्न में पूछ रहा है धारा के क्या पूछ रहा है, नाव की चाल बताइए। आपसे पूछ रहा है नाव की चाल ना, हाँ आपको पूछ रहा है इस प्रश्न में कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, जो पूछ रहा है। तो देखिए इसे हम बता रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जल्दी से सॉल्यूशन कैसे करते हैं, जो आपको आना चाहिए बनाने के लिए। ऐसे तो 10th क्लास में कैसे बनाते होंगे कि 1/x माइनस वाई को u मानते हैं, 1/x प्लस वाई को भी मानते हैं, तो ये 30u प्लस 40 भी बराबर 10 हो जाता है। उसी प्रकार से 40u प्लस 55 भी बराबर 13 हो जाता है। तो u भी में आप उसे फिर सोल्व करेंगे तो u का मान निकालेंगे, v का निकालेंगे। उसके बाद फिर 1/x प्लस वाई की जगह u का मान रखेंगे और 1/x माइनस वाई की जगह v के मान रखेंगे, तो x प्लस वाई x माइनस वाई आएगा। तो वैसे हल करते हैं, लेकिन यहाँ आपको एक ही बार में हम बनाने बता रहे हैं। देखिए x माइनस वाई दोनों है या x प्लस वाई, दोनों में से किसी एक को कैंसिल कीजिए। तो इसे कैंसिल करना ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। तो अगर जो इसमें 4 से गुना कर देंगे तो ये 120 हो जाएगा, इसमें 3 से गुना कर देंगे तो ये 120 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें हम कितना से गुना कर रहे हैं, 4 से। तो पूरा इक्वेशन में 4 से गुना करना होगा, मतलब इसमें भी, और इसमें कितना से गुना कर रहे हैं 3 से, तो इसमें भी 3 से गुना करना होगा। इतना तो आपको अंडरस्टूड रहना ही चाहिए। तो देखिए ये 30 चौक 20 से, ये 40 20 से, इसके बाद घटा, इसको क्या करेंगे घटा देंगे, घटा देंगे तभी नहीं कटेगा। ये प्लस में है और ये घटाने, ये भी प्लस में था लेकिन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इतना आपको आना चाहिए। पहले कुछ नहीं चिन्ह रहा था, इसका मतलब प्लस में था, लेकिन घटाते हैं तो साइन पलट जाता है, प्लस जो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं था, प्लस था, और घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये आपको आना चाहिए। तो देखिए 120/x माइनस वाई, 120/x माइनस वाई, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 40 गुना 4, 40 गुना 4 कितना होता है 176, 4 चौके 16 17 हो गया। ये 55 गुना 3 कितना होता है 5 या 15 और 5 या 15 16 165। तो 176 में से 165 घटाएंगे तो कितना होगा 11 होगा। तो 11/x प्लस वाई, और यहाँ कितना हो जाएगा 10 चौके 40 और ये कितना हो जाएगा 33 39। तो 40 में से 39 घटा देंगे तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं। तो 11/x प्लस वाई, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 11/x प्लस वाई बराबर 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस वाई गुना 1, मतलब x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई और 11 गुना 1, 11 गुना 1 कितना हो जाएगा 11, मतलब x प्लस वाई का मान 11 चला है, वो तो आपको कंफर्म हो गया। अब इस x प्लस वाई का मान इक्वेशन 1 में या 2 में रख सकते हैं। मान लीजिए हम इक्वेशन 1 में रखे हैं, x प्लस वाई की जगह यहाँ पर हम रख दिए कितना 11, तो 11 चौक 44 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। फिर 10 इधर 4 जाएगा, मतलब प्लस 4 है, इस तरफ जाएगा तो माइनस 4 होगा, तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 30/x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6/1 लिख सकते हैं। फिर से देखिए कैसे हमने यहाँ तक किया, x प्लस वाई का मान 11 है जो आप समझे, उसके बाद x प्लस वाई की जगह यहाँ पर 11 रख दिए, तो 11 चौक 44 कैंसिल हो जाएगा। फिर 10 में से 4 इधर घटा देंगे, प्लस 4 इस तरफ जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, तो 10 में से 4 घटेगा तो 6 हो गया, मतलब 30/x माइनस वाई बराबर 6 हो गया ना। अब देखिए 6 कम 6 6 5 30, बराबर में हम ऊपर से ऊपर काट सकते हैं ना, तो x माइनस वाई गुना 1, x माइनस वाई हो गया और 5 गुना 1 बराबर 5 हो गया। अब x माइनस वाई 5 है और x प्लस वाई कितना था 11 था। इसे हल करना आपके हाथ में है, प्लस वाई माइनस वाई काट देंगे, 1x 2x हो जाएगा, जोड़ने पर 11 5 कितना हो जाएगा 16, तो 2 8 16, मतलब x का मान कितना चला है 8। x प्लस वाई आपको कितना दिया है 11, जिसमें से x आ गया 8, तो y कितना होगा y 3 होगा ना, ये तो आपको अंडरस्टूड रहना चाहिए। y कितना होगा 11 माइनस 8, तो y का मान कितना हो जाएगा 3, यानी कि ये x क्या होता है नाव की चाल और y क्या होती है धारा की चाल। तो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल कितना हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर कितना है
फर्स्ट है। अगर जो धारा की चाल पूछता है तो कितना होता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार जिसे 43% मत प्राप्त हुए दूसरे उम्मीदवार द्वारा 420 मतों से पराजित हो गया, मतलब हार गया। तो मतदान में कितने मत डाले गए? देखिए टोटल क्या मानते हैं कि टोटल 100% मत देने वाला व्यक्ति है, मतलब टोटल पॉपुलेशन 100% मानते हैं, उसमें 100% आप मत दिए, जिसमें से जीतने वाले को कितना एक उम्मीदवार जिसे 43% मत प्राप्त हुआ दूसरे उम्मीदवार द्वारा पराजित हो गया, मतलब हारने वालों को आपको दिया गया है प्रश्न में, हारने वालों को कितना मत प्राप्त हुआ है 43%, हारने वालों को 43%, तो जीतने वाले को कितना मत प्राप्त होगा ये आपको आना चाहिए। तो कितना होगा 100 में से 43% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 57%। 57% कैसे लाए हैं 100% में से 43% को घटा कर लाए हैं, इतना आप समझे। तो देखिए यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना का है 7 में से 3 जाएगा तो 4 और यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो 1, मतलब 14% का डिफरेंस है, मतलब 14% के कारण दोनों एक दूसरे से हार जीत हुआ है। तो देखिए आपको प्रश्न में दिया गया है कि दूसरे उम्मीदवार द्वारा 420 मतों से हारा गया, 420 मतों से, मतलब 14% का वैल्यू कितना दिया है 420, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 420/14, जिसे बोल सकते हैं 14 दिया 42, मतलब 30, यानी कि 1% का वैल्यू 30 हो गया। आपसे पूछ रहा है प्रश्न में कि मतदान में कितने मत डाले गए, मतलब टोटल मत कितना था, जो मतलब 100% का वैल्यू आपको निकालना है तो 30 गुना 100 करेंगे, तो 30 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000 टोटल मत। ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है, मतलब मेरी आयु मतलब मैं और मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से, मतलब मैं और मेरा पुत्र हुआ। ये वर्तमान समय का दिया गया है, वर्तमान को हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे 0 से, बाद और भविष्य को आपको पता होगा ये सब बताया है, पश्चात को प्लस से और पूर्व को माइनस से। तो वर्तमान समय में मैं है जो क्या है वर्तमान समय में मेरी आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है मतलब भी वर्तमान होता है तो तिगुनी है, मतलब मेरा पुत्र 1 वर्ष का है तो मैं कितना वर्ष का हूँ 3 वर्ष का वर्तमान समय में। आगे बोल रहा है प्रश्न में 5 वर्ष पश्चात को 5 वर्ष बाद आप लिखिए या +5 लिखिए, 5 वर्ष बाद इसे पढ़ेंगे। 5 वर्ष पश्चात दिया गया है मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुनी मतलब इसे ही बोलते हैं 2.5 गुनी। 2.5 गुनी का मतलब क्या हो जाएगा, आपको प्रश्न में लिखा है 2.5 गुनी, तो 2.5 गुनी को ऐसे लिखते हैं 5/2 गुनी, यानी कि 5:2 हो जाता है। तो देखिए जब अलग अलग समय का अनुपात दिया रहता है तो क्या करते हैं उनके अंतर को समान करते हैं। तो 3 और 1 का अंतर कितना है 2, 5 और 2 का अंतर कितना है 3, तो इसमें हम 3 से गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 3 तिया 9 और 1 तिया 3, इसमें 2 से गुना करना होगा तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये 4। तो देखिए 9 से 10 हो रहा है मतलब 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है, 3 से 4 हो रहा है, ऐसे भी देख सकते हैं 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है। और वर्तमान से 5 वर्ष बाद जाएंगे, वर्तमान से 5 वर्ष बाद जाएंगे तो कितना वर्ष एक्चुअल में हुआ 5 वर्ष, वर्तमान से 5 वर्ष बाद जाना है आपको तो 5 वर्ष का ही समय हुआ ना, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 5 वर्ष, 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 5 वर्ष। तो आपसे प्रश्न में क्या मांग रहा है, आपसे प्रश्न में मांग रहा है मेरी वर्तमान आयु क्या है, तो मेरी मतलब मैं मेरी वर्तमान आयु कितना है 9 यूनिट, यानी कि 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगा जो पूछ रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुना 9 मतलब 45 वर्ष, जो कि आपके ऑप्शन नंबर में डी है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71 भी यहाँ पर बता ही देते हैं, उसके बाद मिटाएंगे। 71 नंबर देखिए दिया है 1.2 रेशियो 3.9, फिर प्रोपोर्शन मतलब अनुपात, फिर समानुपात का चिन्ह दिया है 2 रेशियो भाग, तो भाग का मान आपसे पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे आपको पता है नजदीक गुना नजदीक होता है, दूर गुना दूर होता है। तो देखिए इसे हम x मान लेते हैं समझने के लिए, तो कितना हो जाएगा 1.2 गुना x बराबर 3.9 गुना कितना 10,
और ये 10 इस प्रकार से कैंसिल कर सकते हैं, 2 छक 12 मतलब 0.6, तो x का मान हो गया 3.9 अपॉन 0.6, दशमलव दोनों एक का अंक है तो कैंसिल कर सकते हैं, मतलब 39/6 हो गया। अब इसे 39/6 को भाग दे सकते हैं, 6 छक 36, फिर 3 बचेगा तो दशमलव देंगे, 3 पर 0 मतलब 6 पर 30, यानी कि 6.5 x का मान होगा, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी। तो बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72 भी यहाँ पर हम बता सकते हैं। 72 नंबर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सिंपल है, जो देखिए क्वेश्चन लिखा गया है 3.5 into 3.5 plus 2 into 6.5 into 3.5 plus 6.5 into 6.5। तो ये आपको लग रहा होगा, अगर जो 3.5 को हम a मान लेते हैं और 6.5 को b मान लेते हैं, तो a गुना a आपको दिख रहा है ना, प्लस 2 गुना a गुना या 2 गुना b गुना a और प्लस b गुना b, मतलब a गुना a स्क्वायर बोल सकते हैं, ये 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर का। ये आपको समझाने के लिए बता रहा है, आप इसे मौखिक बना सकते थे। a प्लस b मतलब a का मान 3.4 है, दोनों को जोड़ेंगे मतलब a प्लस b कितना होगा, तो 3 3.5 में 5.5 जोड़ 6.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब a प्लस b का होल स्क्वायर करना है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, मतलब 100 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, जो आपके ऑप्शन नंबर है बी। बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिटाने के बाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 73 नंबर। तो देखते हैं, ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची। इस प्रकार से क्वेश्चन है, ए ने एक घड़ी बी को बेचा कितना, 20% लाभ पर, ये आपके प्रश्न दिया है। उसके बाद आगे जाइए, दिया है बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दिया। बी ने 10% हानि उठाकर सी को बेच दिया, और फिर बोल रहा है सी ने वह घड़ी 216 रुपए में खरीदी। सी ने वह घड़ी कितना में खरीदी, 216 रुपए में खरीदी, तो ए उसे कितना रुपए में खरीदा था जो पूछ रहा है। तो मान लिए कि ए उसे 100 रुपए में खरीदा था, ए उसे 100 रुपए में खरीदा था, तो कैसे निकालेंगे, x गुना 20% लाभ पर बेचा मतलब 120/100 करते हैं, फिर 10% हानि पर सी को बेचा मतलब कितना, 100% मतलब 10% हानि हो रहा है, यानी कि 90% पर बेच रहा है, तो 90/100। तो इस प्रकार उसे कितना में सी खरीद लेता है, 216 रुपए में। बी बेचता है सी को, तो सी 216 रुपए में खरीदता है। इसे हल कीजिए, हल करना बहुत ही सिंपल है, आपको ये पता होगा। तो 6 से काट देते हैं, कितना बार में, 36 छक 216 होता है ना, और फिर 9 चौक 36, आप जैसे चाहे कैंसिल कर सकते हैं। तो 5 गुना 10 गुना 4 x का मान होगा ना, 5 गुना 10 गुना 4, तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 है 200 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, 200 रुपया। ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। इसे आप शॉर्ट वे में इस तरह से बना सकते हैं। देखिए 216 प्रारंभिक अगर जो निकालना है तो क्या करेंगे, 216 गुना ये 120/100 उस तरफ जाता तो कितना होता, 100/120, 90/100 उस तरफ जाता तो कितना होता, 100/90। इसे भी आप कैलकुलेट करते तो कितना आता, 200 रुपया। शॉर्टकट में आप इसे ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, cos थीटा बराबर आपके प्रश्न में दिया गया है 3/5। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है क्या, sin थीटा माइनस cot थीटा बटे 2 tan थीटा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। cos थीटा 3/5, तो cos मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार जिसे हम बेस बोलते हैं कितना है, 5 है, और आधार कितना है, 3 है, और कर्ण कितना है, 5 है। कर्ण कितना है, 5, तो लंब कितना हो जाएगा, 3 4 5 आप जानते हैं, या ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 5 5 25 में से 9 जाएगा तो 16 का वर्गमूल 4। या डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, p b h का रेशियो, cos थीटा 3/5, तो cos थीटा मतलब क्या होता है, b/h, यानी कि b 3 है, b का मान कितना है, b का मान 3 है, तो h का मान कितना हो जाएगा, 5, और p कितना होगा, 4 होगा। ये आपको अंडरस्टूड रहना चाहिए, 3 4 5 होता है, इसका दुगना तिगुना भी होगा, 8 15 17 होता है, 20 21 41 होता है, आपको आना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर रखते हैं sin थीटा। sin थीटा मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब p/h, तो लंब कितना है, 4, तो 4/5। इसके बाद देखिए माइनस cot थीटा मतलब होता है आधार बटे लंब, यानी कि b/h, तो b कितना दिया है, 3, h कितना दिया है, 5, तो कितना हो जाएगा, 3/, cot थीटा मतलब क्या होता है,
आपको आना चाहिए आधार बटा लंब। कॉट थीटा मतलब आधार बटे लंब, मतलब 3/4। आधार बटे लंब होता है तो 3/4। उसके बाद देखिए tan थीटा। tan थीटा मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब कॉट को उल्टा, तो 4/3। इसे हल कीजिए तो 4 चौके 16 माइनस 5 ये 15, तो 1/5 चौके 20। और नीचे हल करेंगे तो 4 दूनी 8 बटा कितना हो जाएगा 3। इसे कैसे हल करते हैं, सबसे ऊपर वाला को सबसे नीचे वाले से, और ये इस तरफ से, मतलब 1 गुना 3 बटा 20 गुना 8। तो 1 गुना 3 करेंगे तो 3 अब 20 दिया 160, तो 3/160 आपके ऑप्शन नंबर सी है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर आज का 75 भी यहीं पर बता देते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, पहला इक्वेशन दिया है 0.5x प्लस 0.7y, ठीक। इसके बाद लिखा है 0.74। फिर सेकेंड इक्वेशन आपको लिखा गया है इस प्रकार से 0.3x प्लस 0.5y इक्वल टू 0.5। तो x और y का मान निकालना है। इसे आप बाई ऑप्शन में बना सकते हैं कि x y का कौन सा ऑप्शन में मान रखें कि संतुष्ट करना चाहिए, x का मान और y का मान बारी बारी से ऑप्शन से रखेंगे और पुट कर सकते हैं। या आप बनाइएगा भी तो भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एलसीएम एचसीएफ में जैसे आपको बताए थे कि दशमलव वाले संख्याओं का लसागु से कैसे निकालते हैं, तो यहाँ भी उसका यूज करेंगे। बराबर उस तरफ देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो सभी में हम 100 से गुना कर देंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50x, ये कितना हो जाएगा 70y, ये कितना हो जाएगा 74। इतना आप समझ चुके होंगे। यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो सभी संख्या में बराबर के दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। एक अंक रहेगा तो 10 से, 2 अंक दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1000 से। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक था तो 100 से गुना किया। यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद देख सकते हैं एक ही अंक यहाँ है 0.5, मतलब दशमलव के बाद एक अंक है तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x, ये 5y और ये 5 ही रहेगा। 10 से गुना करेंगे तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए अब दोनों को हल करना है, तो यहाँ देखिए 5y है, यहाँ 70y है, तो 5 को 70 बनाना आसान है, 14 से गुना कर देंगे तो 14 × 70 हो जाएगा। मतलब इक्वेशन 2 में, इसे इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन 2 में हम 14 से गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 14 × 42x, 14 × 5 70y और ये 14 × 5 70 हो जाएगा। अब फ्रॉम सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मतलब एक में से 2 को घटा रहे हैं तो घटाएंगे तो साइन पलट जाएगा, आपको पता है। तो 50x में से 42x जाएगा तो 8x होगा ना, प्लस 70y और माइनस 70y कैंसिल हो जाएगा। 74 में से 70 घटेगा तो कितना होगा 4 होगा। तो x का मान कितना चला गया 4/8, जिसे बोल सकते हैं 1/2 या पॉइंट में बोलेंगे तो 0.5। x का मान 0.5 आ गया तो x का मान आप समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 2 में ही हम रख देते हैं, कितना है देख सकते हैं 3x + 5y = 5 है ना, तो x का मान 0.5 रखेंगे या 1/2 रखेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 3 × 1/2 + 5y = 5। तो 3/5y बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 3/2 मतलब 1.5 इधर जाएगा। तो 5 में से आप घटाइए 1.5, तो 5 में से पहले 1 घटा देंगे तो 4, फिर आधा और घटा देंगे तो 3.5, मतलब 5y का मान कितना चला गया 3.5। फिर इसे 5 × 7 = 35 कैंसिल कर देंगे तो 0.7, y का मान कितना चला गया 0.7। तो x का मान आ गया था आपको कितना, x का मान 0.5 और y का मान 0.7, जो कि ऑप्शन नंबर में आपका सी, ऑप्शन कितना है सी आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने आपको क्वेश्चन नंबर 75 तक बताया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आज का 76। क्वेश्चन नंबर 76 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, जो देखिए बोल रहा है एक हौज की तली में एक छिद्र है, यदि हौज में छिद्र नहीं होता तो हौज 9 घंटे में भर जाता, परंतु छिद्र के कारण उसे भरने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि हौज पूरा भरा हो तो छिद्र उसे कितने समय में खाली कर देगा। तो देखिए मान लीजिए कि पहला मतलब ए है जो उसे भरने में कितना समय कर लेता है 9 घंटा। 9 घंटा टाइम इधर लिख रहा है, 9 घंटा में भर देता है। लेकिन ए में एक हौज को माने अगर उसमें छिद्र भी है तो छिद्र के कारण वह 1 घंटा ज्यादा समय लेता है, मतलब 9 और 1 10 घंटा ले लेगा। तो ये टाइम का मतलब हो गया एक तरह से रेशियो 9:10। तो टोटल जो एलसीएम निकालते हैं इसका वही होता है टोटल वर्क, आपको पता है जैसे टाइम एंड वर्क बनाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पाइप और सिस्टर्स मतलब पाइप और टंकी में बनाते हैं, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। तो 9 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 90, मतलब
टोटल 90 यूनिट आपको वर्क करना है, मतलब काम करना है। अब इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, मतलब क्षमता कितना हो जाएगा, तो 10:9। तो यहाँ क्षमता में आपको ये दिखाना है कि ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, +10 और -9, यही इसमें मेन होता है। अब देखिए आपको बोल रहा है कि यदि नल पूरा भरा हो, यदि हौज पूरा भरा हो तो कितना देर में खाली हो जाएगा, तो +10 और -9 मतलब कितना हो जाएगा, 1 यूनिट होगा ना। तो पूछ रहा है यही आपसे कि यदि नल पूरा भरा हो तो कितना देर में खाली हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 90, या 90/1 भी बोल सकते हैं, एफिशिएंसी से भाग देते हैं वही आपका निकल जाता है। तो 90/1 मतलब 90 मिनट में, या घंटा लिखा है तो घंटा में, घंटा लिखा है मतलब 90 घंटा में हौज पूरा खाली हो जाएगा। 90 घंटा में यदि पूरा भरा हुआ हौज हो तो खाली हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन है, किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। तो ये आपको 10th क्लास से ही पता होगा, क्या कि माना कि दहाई अंक को x मान लेते हैं, दहाई अंक को, ये आपको अंडरस्टूड रहना चाहिए, फिर भी हम समझा देते हैं थोड़ा, दहाई अंक को x मानते हैं और इकाई अंक को y मानते हैं, इकाई अंक को क्या मानते हैं, y। तो संख्या क्या हो जाती है, संख्या दहाई अंक मतलब 10 गुना x और इकाई अंक मतलब y, तो क्या हो जाएगा 10x + y। अब अंकों को पलटने पर कितना संख्या होगा, पलटेंगे अंक, पलटने पर बनी संख्या आपको ये पता होना चाहिए, पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा, मतलब दहाई अंक y और इकाई अंक x, तो क्या हो जाएगा 10y + 1, ये आपको पता होना चाहिए। फिर दोनों का योगफल करेंगे, मतलब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे मतलब संख्या में और उसको अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो 10x + 1x 11x और 10y + 1y 11y, ये आपको आना चाहिए। और दोनों का अंतर क्या होता है, अंतर होता है 11x - 11y, घटाएंगे, जैसे आप घटा कर देख सकते हैं 9x - 9y होगा, ऐसा घटा लीजिए, 10x में से 1x जाएगा तो 9x होगा, फिर y में से 10y जाएगा तो माइनस में 9y होगा, ये आपको आना चाहिए। या ऐसे भी बोल सकते हैं 11 × x + y योग है और यहाँ 9 × x - y अंतर है, ये डायरेक्ट आपको ध्यान रहना चाहिए, इतना आपको अंडरस्टूड रहना है। हर एक क्वेश्चन में संख्या से संबंधित प्रश्न जो होता है इकाई अंक दहाई अंक वाला, अंकों को पलटने पर वाला, उसमें इतना आपको आना चाहिए। अब इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये इतना आपको बेसिक था, बेसिक हर हाल में आना चाहिए इतना, कि कोई संख्या है इकाई अंक और दहाई अंक, तो संख्या क्या होगा 10x + y और पलटेंगे तो 10y + x, और दोनों को जोड़ेंगे मतलब संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो 11 × x + y और घटाएंगे तो कितना होगा अंतर 9 × x - y। आपके प्रश्न में दिया गया है, ध्यान से देखिए क्या, कि ये लिखा गया है आपके प्रश्न में, कहां गया क्वेश्चन है अंकों को पलट, संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, मतलब 11 × x + y बराबर आपके प्रश्न में दिया है 110, ये दिया गया है। और ये दिया गया है कि उनके अंकों का अंतर 4 है, अंक ये हो गया दहाई अंक x और इकाई अंक y, इनके अंकों का अंतर मतलब x - y बराबर सिर्फ दिया है 4, ऐसा दिया गया है आपके प्रश्न में, डायरेक्ट ये दिया गया है, ये चीज और ये चीज आपको गिवन है। तो यहां से देखिए 11 दहें 10 है, यानी कि x + y आपको 10 दिया है और x - y भी दिया गया है कितना 4। तो अब इसे हल कर सकते हैं, तो 2x का मान कितना हो जाएगा 14, तो x का मान 7 हो जाएगा, x 7 हो गया तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा कितना 3, आपको ये अंडरस्टूड रहना चाहिए, 7 में से 4 जाएगा तो y का मान 3 होगा, यानी कि x हो गया 7, y हो गया 3, तो संख्या क्या होता है, संख्या होता है ना 10x + y, मतलब 10 × 7 + 3, तो 70 + 3 यानी कि 73 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी है। इस प्रकार आप बना सकते हैं सिंपल वे में इसे, और भी बाई ऑप्शन भी चल सकते हैं, लेकिन बाई ऑप्शन इसमें सभी का लगभग आपको, जैसे देखिए 7 और 3 का अंतर 4 है, 8 और 4 का अंतर 4 है, तो बाई ऑप्शन बनाने में आपको टाइम भी लगेगा, लेकिन ऐसे भी आप तुरंत बना सकते हैं। हम बनाए हैं कहां से, आपको बताए हैं यहां से, इस प्रकार से हमने आपको बताया है, इतना नहीं मात्र, इतना तो अंडरस्टूड रहना ही है। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 78 जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए
इससे कैसे बनाते हैं जो देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप दो तरीका का यूज कर सकते हैं। हम दोनों तरीका बता रहे हैं। पहला तरीका क्या होता है, जो आपको बुक में भी दिया रहता है और आप जानते भी होंगे, मतलब ये जो रंगे हैं इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो देखिए वृत्त का व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, आपको ये पता होना चाहिए। डी मतलब व्यास, व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो पहले त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इतना तो आप जानते हैं 10वां क्लास से ही या 9 से भी पहले भी जानते होंगे कि त्रिज्या व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 7 हो जाएगा। अब देखिए केंद्र पर टोटल कितना कोण बनता है 360 डिग्री, ये आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए आप इसका क्षेत्रफल मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं दो तरीका से। पहला तरीका क्या, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से मतलब वृत्त का जो क्षेत्रफल हुआ उसमें से आप घटा देंगे किसको, ये वाला मतलब 45 डिग्री का जो त्रिज्यखंड बन रहा है, जो मतलब छोटा जिसे लघु बोल सकते हैं, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटाना होगा किसमें से, वृत्त के क्षेत्रफल में से। एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं, दूसरा तरीका जो बहुत ही अच्छे है, डायरेक्ट ये तो लघु त्रिज्यखंड हुआ और ये वाला हुआ जो दीर्घ त्रिज्यखंड, आपको पता होगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, आपका प्रश्न में क्या मांग रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो फार्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो बड़ा वाला जो त्रिज्यखंड, ये वाला त्रिज्यखंड बन रहा है जिसका पूछ रहा है आपको क्षेत्रफल निकालने, तो इसमें कोण कितना बन रहा है, टोटल केंद्र पर बनता है 360 डिग्री, तो इतना दूर है 45 डिग्री, तो ये कितना होगा 360 में से 45 घटाएंगे मतलब यहां से यहां तक कोण कितना होगा 315 डिग्री। तो थीटा की जगह कितना लिखेंगे 315 बटा 360 गुना पाई का मान 22/7 और आर कितना है, व्यास है 14, तो त्रिज्या हो जाएगा 7 मतलब 7 गुना 7। हल कीजिए, देखिए कैसे हल करते हैं जल्दी से। इसे आप 5 1 6 3 9, तो ये भी 6 3 9 हो रहा है, मतलब 9 से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए 9 3 27 4 5 9 5 45, ये 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 4 36, फिर 7 5 35 और 8 5 40। अब देखिए इसे भी कैंसिल कर देते, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 11 दूनी 22, तो 7 गुना 11 गुना 7 बटा 4 हो गया। देखिए इसे हल करते हैं इजी वे में, कैसे हल करेंगे, जो देखिए 7 7 49, 49 में 11 से गुना करेंगे ना, तो 49 में 11 से गुना करना आपको आना चाहिए। 49 में 11 से गुना करना है तो कितना होगा 9, फिर हो जाएगा 9 4 13 के 3 बाकी 1 और 4 1 5। या आप ऐसे भी कर सकते हैं जल्दी से, 49 49 ऐसे लिख के 539 होगा, 539 में 4 से भागा देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, या 25 से ऊपर नीचे गुना करते हैं नीचे 100 बनाने के लिए, उससे अच्छा भागा ही दे देंगे। तो 4 एकम 4 1 और 3, फिर कितना हो जाएगा 4 के 12, फिर 12 हो जाएगा, फिर 1 और 9, फिर 4 चौके 16, तो 3 शेष बचा, फिर 3 पर 0, तो 4 7 28, फिर 2 पर 0 मतलब 4 5 20, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए है, देख सकते हैं। उसके बाद आप इस मेथड से भी बनाने की कोशिश करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, या हम लिख ही देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 गुना 7 गुना 7 माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। इससे भी आप बनाइएगा ना तो सेम आंसर आएगा। कैसे आप बना कर देख सकते हैं, तो इतना ही आएगा 134.75। एक ही तरीका से हम सॉल्यूशन किए हैं, दोनों तरीका से आप बनाकर देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस का हमने कंप्लीट लगभग थ्योरी दिया है, मात्र 2-3 वीडियो ही बचा है, जैसे झील वाला क्वेश्चन वगैरह ये सब, और एसएससी किरण से बुक से भी सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट किया हुआ है। मतलब जो क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछा जाता है उसे आप मौखिक बना सकते हैं, पेन लगाने की जरूरत नहीं है, मन में कैलकुलेशन ही कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो उसमें मात्र 2 सेकंड हमने वीडियो में ही लिखा है, या मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड आपको लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। क्वेश्चन है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, मतलब पहले 60 डिग्री था ना, तो देखिए समकोण त्रिभुज आपको आना चाहिए इस प्रकार से कि ये पहले कितना था, पहले था 60 डिग्री। इस प्रकार से पहले कितना कोण बन रहा था 60 डिग्री। यहाँ पर ये क्या है सूर्य है, सूर्य आप जानते हैं, यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री से कितना हो जाता है 45 डिग्री। अब 90 डिग्री के जो नजदीक वाला भुजा होता है वो बड़ा होता है, आप जानते हैं, जैसे जैसे इधर आएंगे तो बढ़ेगा मान, और 90 डिग्री से दूर जाएंगे तो घटेगा।
तो 60 डिग्री से, देखिए प्रश्न में दिया गया है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो मीनार की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। मतलब पहले तो छाया यहाँ से यहाँ तक बनता होगा, इस सूर्य के जो छाया होगा यहाँ से यहाँ तक बनेगा, जो भी यहाँ पर वस्तु रहेगा यहाँ से यहाँ तक छाया बनेगा 60 डिग्री तक। लेकिन बोल रहा है कि 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, मतलब कुछ दूर यहाँ तक चल जाएंगे तो ये आपको कितना कोण बन रहा है 45 डिग्री। तो छाया की लंबाई कितना बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा इतना बढ़ रहा है, वही आपके प्रश्न में दिया है कितना 10 मीटर आपकी छाया की लंबाई बढ़ जाती है। कब? जब 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाती है तब। इसे हम d मानते हैं, आपको पता होगा, मतलब d का मान 10 दिया है और इसे h मानते हैं। ऐसा वैरायटी का बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम कराए हैं। देखिए h निकालना है तो क्या करते हैं, हाइट निकालना है, डिस्टेंस दिया है, या कभी हाइट दिया रहता है तो डिस्टेंस निकालना होता है। चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो ऊंचाई निकालने वक्त क्या करते हैं, जो भी दूरी दिया रहता है उसका आधा करते हैं। और 45 डिग्री से 60 डिग्री के शर्त में आपको बताए थे ऊंचाई निकालने के लिए गुना करते हैं √3 × √3 + 1 से। तो √3 × √3 + 1 से गुना कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 और √3 को अंदर भेजेंगे तो 3 + √3 होगा ना, मतलब 5 × 3 + √3 मतलब 15 + 15 √3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इसे और भी एक फार्मूला भी होता है, इसको d मानते हैं, इसको h मानते हैं, तो d = cot θ1 - cot θ2 से भी बना सकते हैं। आपको बेसिक भी आना चाहिए, जैसे चाहिए बना सकते हैं, इसे इजी वे में हमने आपको बताया। और बेसिक से भी बना सकते हैं, दोनों ट्रायंगल का यूज करके, जैसे चाहिए। लेकिन एग्जाम में जितना से जितना कम समय लगे वही यूज कीजिए। आप हाइट एंड डिस्टेंस का प्लेलिस्ट मेरा देख सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन को कवर किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 80, 79 के बाद क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है क्या, लास्ट क्वेश्चन है, 81 तक नहीं, क्वेश्चन नंबर 80 तक ही लास्ट है। 80 नंबर क्वेश्चन समझिए, जब एक समकोण चतुर्भुज की लंबाई 2 इकाई बढ़ा दी जाती है। पहले समकोण चतुर्भुज, समकोण चतुर्भुज मतलब चतुर्भुज होना चाहिए और चारों कोण समकोण होना चाहिए। इस प्रकार से हमने इसे बना दिया, चतुर्भुज भी है और चारों कोण कितना है, समकोण है। सबसे पहले हमने ये बना दिया। अब देखिए इसका हमने लंबाई को x मान लिया और चौड़ाई को y मान लिया, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x × y। इतना तो आपको अंडरस्टैंड रहना चाहिए, ये हमने माना, प्रश्न में दिया गया है, ऐसे प्रश्न को आपको बनाना ही होगा, या बाय ऑप्शन भी नहीं चल सकते इसमें। देखिए क्या दिया है, लंबाई 2 बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 2 कम कर दी जाती है। लंबाई को 2 बढ़ाना है, मतलब x + 2, और चौड़ाई को 2 घटाना है। क्या दिया है, लंबाई 2 इकाई बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 2 इकाई कम कर दी जाती है, चौड़ाई 2 इकाई कम कर दी जाती है। तो यही हो जाएगा क्षेत्रफल, बढ़ाई गई लंबाई में बढ़ाए हैं और चौड़ाई में 2 की कमी किए हैं, तो नया जो समकोण चतुर्भुज होगा उसका क्षेत्रफल यह होगा। तो बोल रहा है ऐसा करने पर क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई कम हो जाती है, मतलब पहले जो क्षेत्रफल x था उससे कम हो जाता है, कितना 28 वर्ग इकाई कम हो जाती है, मतलब पहले x था तो उससे 28 कम हो जाता है। ऐसा हमने कर दिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में बोल रहा है कि इसी प्रकार यदि लंबाई 1 घटा दी जाए एवं चौड़ाई 2 बढ़ा दी जाए। आपकी बार बोल रहा है लंबाई 1 घटा दी जाए और चौड़ाई में 2 बढ़ा दी जाए, मतलब y + 2, तो जो क्षेत्रफल होगा, पहले क्षेत्रफल x था तो अब क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है, कितना की 33 इकाई की। इस प्रकार से अब इसे हल कीजिए तो x में एक इक्वेशन आएगा, इसे हल कीजिए तो x में दूसरा इक्वेशन आएगा और उसे सोल्व कीजिए तो आपका आंसर चला आएगा। यही लास्ट क्वेश्चन है, हम सोल्व भी कर ही देते हैं या आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए हल करते हैं जल्दी से, पहले y से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा x/, इधर हम इतना मिटा रहे हैं, देखिए x y से गुना करें तो x/, और ये 2 है तो कितना हो जाएगा +2y। अब -2 से दोनों गुना करते हैं तो -2x और प्लस माइनस तो दोनों 4, इधर तो x/, -28 है ही, तो x/, दोनों तरफ है, सेम साइड में दोनों तरफ रहता है तो कैंसिल हो जाता है। अब देखिए -2 सभी को बराबर किस तरफ ले जा रहे हैं, मतलब इस तरफ 0 कर रहे हैं, तो -2x उस तरफ जाएगा तो +2x हो जाएगा, +2y उधर जाएगा तो -2y हो जाएगा, -4 उधर जाएगा, उधर तो पहले -28 है ना, और -4 इस तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब देखिए इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2, या इसे हम एक ही बार में लिख दें, -28 और +4 कितना होगा -24, यहाँ पर लिख देते हैं -24 हो गया। अब देखिए इसे हम 2 सभी में अगर जो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x - y - 12, 2 कॉमन ले लिए इस प्रकार से बराबर 0, और 2 गुना इधर बटन ले लाएंगे तो 0/2 मतलब 0 हो जाएगा,
तो इतना बराबर 0, या x माइनस वाई बराबर 12 भी हम बोल सकते हैं। x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -12 उस तरफ जाएगा तो 12। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखिए सेकंड इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। जो इससे गुना करेंगे तो x गुना y x y होगा, फिर -1 गुना y तो -1 y, या सिर्फ -y भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा और -2 हो जाएगा बराबर xy प्लस 33। अब xy दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, सभी को इस तरफ लेकर जा रहे हैं या इसी तरफ हम लेकर आ रहे हैं इस सबको। इधर पहले 2x है और -y है, -2 इधर है ना, और प्लस 33 को इस तरफ लाए तो -33 बराबर 0। -2 और -33 को हम लिख सकते हैं क्या, -35। इसे हम लिख सकते हैं -35। अब देखिए इसे हम एक लाइन में लिख सकते हैं 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 35। 2x माइनस वाई बराबर 35, इतना आप समझे। 2x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 35, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब आप तुरंत बना सकते हैं, थोड़ा सा हम इधर मिटाते हैं उसके बाद। अब देख लीजिए जल्दी से, दोनों समीकरण को हल कर रहे हैं विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से। दूसरा इक्वेशन कितना है, 2x माइनस वाई बराबर 35, और पहला इक्वेशन क्या था मेरा, x माइनस वाई बराबर 12। अब दोनों इक्वेशन को हल कर रहे हैं, मतलब दूसरा में से पहला को घटा रहे हैं, तो घटाने पर साइन चेंज हो जाता है, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x में से 1x जाएगा तो x होगा, 35 में से 12 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा। अब x माइनस वाई बराबर आपको दिया था प्रश्न में कितना, x माइनस वाई बराबर दिया था 12, तो x का मान चला आया 23, तो 23 माइनस वाई बराबर 12, तो y का मान कितना हो जाएगा, 23 में से 12 को घटाएंगे वही आपका हो जाएगा y का मान। 23 में से 12 को घटाएंगे तो 23 में से 12 घटाइएगा तो y का मान कितना चलाएगा 11, मतलब y 11 चलाया और x 23 चलाया। तो जो प्रारंभ में समकोण चतुर्भुज था उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मतलब x गुना y, तो 23 गुना कितना, 23 गुना 11, तो 23 गुना 11 करेंगे तो 3 और 3 2 5 और 2 मतलब 253 इकाई वर्ग मीटर, या वर्ग इकाई इसी को बोल सकते हैं, इतना वर्ग इकाई। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 253 वर्ग इकाई। जो ऑप्शन नंबर कितना है आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर है 253 वर्ग इकाई, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना है, बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 80। अगर इस वीडियो से आप कुछ नया सीखे हैं तो इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल।